चलिए हम एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं। देखिए हमने गेन किया है, आप अध्ययन करिएगा। जितना भी पेपर आप दे रहे हैं, आरओ का दे रहे हैं या एआरओ का पेपर दे रहे हैं, या आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, देखेंगे तो उसमें आपको 60 से 70 क्वेश्चन जो होता है एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आपको लगता है कि एनसीईआरटी बुक नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से ही सारे क्वेश्चन आयोग पूछा जा रहा है। आज हम 6 से लेकर के 12 तक ले जो होता है हम एनसीईआरटी बुक की व्याख्या करेंगे, और आप एनसीईआरटी बुक अपने घर पे जो होता है निकाल करके पढ़िएगा। हम इसमें क्वेश्चन और आंसर जो मेन होगा, कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है आयोग के द्वारा, हम उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम बिना लेट के हुए इसमें हम चर्चा आगे करेंगे। एनसीईआरटी कक्षा 6 की किताब आप पढ़िएगा। हमारे अतीत फर्स्ट जो होता है उसमें प्राचीन इतिहास जो होता है उसका चैप्टर आप पढ़िएगा आज। और आप नहीं पढ़ेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतनी व्याख्या हम यहाँ पर लेकर आए हैं एनसीईआरटी के बुक के द्वारा कि आप बड़े आराम से जो है तो कोई एग्ज़ाम पास कर लेंगे। और आरओ का पेपर लगा हुआ है, लगातार एआरओ का भी पेपर लगा हुआ है, और यूपीएससी का भी पेपर जो होता है आप देखेंगे 25 मई को यूपीएससी है, फिर जो होता है जुलाई में जो होता है 2 महीने के बाद आरओ है, फिर 2 महीने के बाद आपका पीसीएस है। तो आरओ और एआरओ टारगेट होना चाहिए, और एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हर एक एग्ज़ाम के लिए जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप पहला एनसीईआरटी बुक्स में देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। चलिए आप किताब ले लीजिएगा कक्षा 6 के हमारे अतीत, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्वेश्चन, ठीक है। व्याख्या भी नीचे दिया गया होगा, सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला चैप्टर होता है कब, क्या, कहाँ और कैसे, पहला चैप्टर होता है, ठीक है। इसमें देखेंगे क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो कथन सत्य है उसका आप आंसर निकालिएगा, ठीक है, उसका हम आंसर निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार करना है आपको, जो सत्य है उससे आंसर निकालेंगे। तो चलिए, कहता है कि किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में चावल की फसल को उपजाना आरंभ हुआ था। किरथर पहाड़ी, आप अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे कि किरथर पहाड़ियों पर जो होता है चावल की जो फसलों को उपजाना आरंभ हुआ था। देखिए चावल के फसलों को उपजाना आरंभ नहीं हुआ था, ठीक है। उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां 8000 वर्ष पूर्व जो थे स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले चावल नहीं बल्कि गेहूं, क्या, ये देखिए गेहूं यहाँ पर रखिएगा, ठीक है, गेहूं को जो होता उपजाना आरंभ हुआ था। और बिंद पहाड़ियों पर जो था, बिंद पहाड़ियों के क्षेत्र पर चावल जो होता है, चावल बिंद पहाड़ियों पर जो होता था चावल की खेती होती थी, ठीक है। चावल की फसल की जो था कृषि शुरू किया गया था। यहाँ पर दोनों कथन गलत है, ठीक है, क्योंकि किरथर पहाड़ियों पर क्या होता था, गेहूं होता था, और बिंद पहाड़ियों के क्षेत्र पर जो होता था चावल होता था, ठीक है। यहाँ दोनों आंसर, तो ये दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। अब हम इसकी व्याख्या भी देखेंगे, पढ़ेंगे, हम लोग व्याख्या भी पढ़ेंगे क्योंकि हमें अच्छे से पढ़ना है। देखिए उत्तर पश्चिम के सुलेमान पर्वत देखेंगे, अभी दिखा रहे हैं आपको, किरथर या किरधर होता पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों के सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को जो था आरंभ किया था उपजाना, ठीक है। भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया गया था, और लोगों को गांव में रहते थे। लोग कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे पूरे क्वेश्चन को, आगे देखेंगे हम इसमें क्या करेंगे। अब उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व के भी देखेंगे। उत्तर पूर्व में जो होता है गारो, मध्य भारत में बिंद पहाड़ियों के क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ, जिसमें चावल क्या उगाया गया था, चावल को उपजाया गया था, और स्थान बिंद के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो आप अगर मैप में देखेंगे, यहाँ पर जो होगा मैप आप, ठीक है, मैप में आप देखिएगा तो वहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे व्याख्या करते देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी की किताब से है सारे क्वेश्चन। आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी बुक से ही सारे क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा था, ध्यान करेंगे, सीमा उत्तर में क्या था, गंगा था, दक्षिण में बिंद पर्वत था, पूर्व में जो होता है चंपा से, पश्चिम में जो था सोन नदी तक विस्तृत थी। ये दक्षिण बिहार में स्थित है, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। आपको पता है कि उत्तर भारत का जो होता सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन बना था, 16 महाजनपदों में शक्तिशाली जनपद कौन था, मगध था। कौन था, मगध। तो विकल्प में जो मगध मिलेगा तो आप आंसर मारेंगे, ठीक है। मगध जो था सबसे, यही क्योंकि मगध ही महाजनपद जो था सीमा के उत्तर में देखेंगे गंगा है, बिहार में होता है महाजनपद, ठीक है, बिहार में पड़ता है। उत्तर में देखेंगे गंगा नदी बहती है, ठीक है, गंगा से दक्षिण में बिंद पर्वत तक, और पूर्व में चंपा तक, पश्चिम में सोन नदी तक इसका विस्तृत मिलता है। कौन सा, मगध महाजनपद। अब आप विकल्प में देखेंगे कौन कौन सा आंसर होगा।
तो यहाँ पर देखेंगे क्या हमने रखा है, मगध। ठीक है, क्या हुआ था, मगध। अब आप देख लीजिएगा मगध महाजनपद के यहाँ पर देखेंगे, देखिए 16 महाजनपदों में, आपको पता 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद जो होता उत्तर प्रदेश में, याद रखना 8 महाजनपद कहाँ पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में। देख रहे होंगे नहीं, उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद। अभी हम आपको बताते हैं, पहले व्याख्या देख लेते हैं। देखे लीजिए इसकी व्याख्या। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत था। दक्षिण बिहार में स्थित है, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। ठीक है, कालांतर में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। देखिए आप एनसीईआरटी निकालेंगे, एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन है, कक्षा 6 के एनसीईआरटी हमारे आती, वहीं सारे क्वेश्चन कैसे बना जाता है, कैसे पीसीएस पूछता है, और सारे एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। और रोज डेली जो होता है एक चैप्टर हम खत्म करेंगे। ठीक है, सोन नदी, यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी जो होता है दक्षिणी दाहिनी तट पर सहायक नदी। ठीक है, सहायक नदी है। अब यहाँ पर देखेंगे गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो था प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार में के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बिहार के नाम के जाना जाए। इसके सबसे शक्तिशाली शासक जो थे, उन्होंने जो था एक विशाल राज्य स्थापित किया था, और देश के अन्य हिस्से में ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा चैप्टर अध्याय 2 में देखेंगे। अध्याय फर्स्ट में एक क्वेश्चन बना, अध्याय 1 पे दूसरा अखेट, खाद्य और भोजन से उत्पादन तक, वहाँ पर हेडिंग डालेंगे, देख लीजिएगा। अखेट और खाद्य एवं संग्रह से भोजन के उत्पादन तक। एनसीईआरटी किताब निकाल के पढ़िए आप, एनसीईआरटी देखते रहिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाणिक पूरा स्थल नहीं है? इसमें कौन नहीं है? कुरनूल है, हुम्सकी है, भीमबेटका तो है ही, आप जानते हैं। ब्रह्मगिरी नहीं है, सी ब्रह्मगिरी नहीं है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर करा नहीं है, तो कुरनूल, हुंसी, भीमबेटका पूरा पाषाण स्थल है, जबकि ब्रह्मगिरी जो होता है महापाषाणिक पुरास्थल है। नोट कर लीजिएगा, महापाषाणिक पुरास्थल। ब्रह्मगिरी क्या है? महापाषाणिक पुरास्थल होता है, ऑप्शन डी। तो देख रहे हैं सारे एनसीईआरटी कैसे क्वेश्चन बनता है। ये एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। कोई भी एग्जाम देना हो आप एनसीईआरटी बुक से देखेंगे। आज आपको हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, लगभग 15-20 दिन जो होता है एनसीईआरटी चलेगी 6 से लेकर 12 तक। आप देखेंगे एक भी क्वेश्चन, चाहे आप आरओ का पेपर दीजिए, चाहे पीसीएस का दीजिए, एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आएगा तो आप हमसे कहिएगा। 70 से 80 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आएंगे, आपको ये गारंटी देते हैं। और हमने आपको गारंटी दिया था, पीसीएस पढ़ाया था, और इसको भी आज गारंटी हम देते हैं। और व्याख्या आप जरूर पढ़िएगा, जो व्याख्या हम पढ़ाते हैं। देखिए कुरनूल, हुंसकी, भीमबेटका पूरा पाषाणिक स्थल है। ब्रह्मगिरी जो होता महापाषाणिक स्थल है। ठीक है, ब्रह्मगिरी क्या है? महापाषाणिक स्थल है। लाल त्रिकोण वाले स्थान में मानचित्र में आप देखेंगे, यहाँ पर आपको नहीं दिखा रहा है, मानचित्र भेज देंगे टेलीग्राम पर, देख लीजिएगा। पूरा स्थल है, जबकि अखेटक और खाद्य संबंध होने के प्रमाण यहाँ मिलते हैं। ठीक है, भीमबेटका देखेंगे, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको पता ही है। इस पूरा स्थल पर जो तो गुफाएं, कंदराएं मिली हैं। लोग इसमें गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ पर उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिली थी, और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास स्थित है। भीमबेटका किस नदी के? नर्मदा घाटी के पास स्थित है। ठीक है, कुछ नोट्स का क्वेश्चन आप बनाते रहेंगे। आप अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं और यूपीएससी आपसे बार बार कहता है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, आप पीसीएस एग्जाम भी कहने लगा कि भैया एनसीईआरटी पढ़िए तभी हम आपको पास करेंगे। और आपको जो होता है एनसीईआरटी पास पढ़ना है, अगर पास करना है तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो होता है सारे रोल जो होता है सब एनसीईआरटी पे डिपेंड हो गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो होता है आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसमें। आगे चलें, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए। निम्नलिखित में से विकल्पों में नवपाषाणिक पुरास्थल है। नवपाषाणिक पुरास्थल क्या है? नवपाषाणिक पुरास्थल क्या है? हल्लूर, बुर्जहूम, भीमबेटका, चिराद या आदि चनलूर। आप देखेंगे नवपाषाणिक स्थल में कौन कौन है? पहली बात हल्लूर है, मिल गया। बुर्जहूम तो है, आप जानबे करते हैं। भीमबेटका देखिए नवपाषाणिक नहीं, अभी आपको हमने भीमबेटका पूरा पाषाणिक में बताया, अभी बताया आपको। ठीक है, चिराद भी जो होता है नवपाषाणिक स्थल में आता है। ठीक है, आदि चलनूर ये नहीं होता, ये जो होता है आदि चलनूर जो होता है ये जी नहीं होता। ठीक है, और ये जो होता है महापाषाणिक काल में आता है। क्या आता है? महापाषाणिक काल में।
ठीक है। अभी हम आपको बताएं महाप्रसारिक काल में आता है। और भीमबेटका को हमने आपको इसके पहले ही बता दिया कि पूरा प्रसारिक स्थल में आता है। भीमबेटका भी आपने पढ़ा है। तो हल्लूर, बुर्जहोम, चिराद, ये 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगाइए। अब आप देखेंगे कि नौ प्रसारिक स्थल जाने, पूरा प्रसारिक स्थल जाने, महाप्रसारिक स्थल जाने, 3 जाने कि नहीं एनसीईआरटी से। अब कोई भी पूछता है क्वेश्चन बड़े आराम से इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा। व्याख्या आपको फिर से देख लीजिए, जितनी बार आप रटेंगे उतनी बार याद होगा। हल्लूर, बुर्जहोम, चिराद 9 प्रसारिक पूरा स्थल आते हैं। भीमबेटका पूरा प्रसारिक स्थल आता है। आदि जो होता है, चंदलूर जो होता है महाप्रसारिक पूरा स्थल आता है। याद हो गया, ठीक है। पुरातत्वविद ने कुछ पुरास्थलों को झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम। वर्तमान में बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में। याद रखिएगा। लोग गड्ढे के नीचे जो था घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गर्तवास। इनमें उतरने के लिए जो होता है सीढ़ियाँ होती थी और उन्हें ठंड मौसम में जो होता सुरक्षा मिलती थी। एनसीईआरटी बुक पढ़ते रहिएगा, ठीक है। नहीं पढ़ते तो फिर यहाँ पढ़िए। बहुत सारी जगहों पर जो होता पत्थर और औजार भी मिले हैं। कई ऐसे पूरा प्रसारिक स्थल उपकरण भी हैं, इसलिए इन्हें जो होता 9 प्रसारिक युग माना गया है। इनमें औजार भी हैं जिनकी धार को जो होता अधिक पैना करने के लिए पालिश चढ़ाई जाती है और ओखली मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों को प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए जो होता किया जाता था। ये तो कॉमन चीज़ है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें कोई हो नहीं सकता, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा से। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस काल में दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी। कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसी उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। लोग इन जानवरों का शिकार करते थे। वे इनके पीछे आए और इन्हें खाने पीने की आदतों और प्रजनन की जानकारी हासिल करने लगे, ठीक है। साथ ही जो होता है देखेंगे, साथ ही जो होता है जो इस काल में मछली को भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। ये कौन सा काल था? ये सारी चीज़ हमने बताया कौन से काल के आते हैं। तो ये आपके जो होते काल निकल के आए। कौन से काल निकल के आए? तो बता दे, मध्य पूरा पाषाण काल। कौन सा है? मध्य पूरा पाषाण काल की बात करता है, ठीक है। ये कौन सा? मध्य पूरा पाषाण। एनसीईआरटी पढ़िएगा हमारा अतीत, उसमें देखेंगे मध्य पूरा पाषाण में, ठीक है। मध्य पूरा पाषाण, ये पूरा क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इसकी व्याख्या छोड़ दीजिए, व्याख्या इसको होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भीमबेटका प्रागैतिक काल में जो होता है शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। क्या सही है? भीमबेटका जो होता है प्राग ऐतिहासिक काल की शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध था, भीमबेटका तो प्रसिद्ध था। कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं, ना कि भीमबेटका मिले हैं, ठीक है। भीमबेटका की गुफाओं में जो होता है राख के अवशेष नहीं, बल्कि कहाँ? कुरनूल की गुफा में मिले। भीमबेटका की गुफा में नहीं। नोट करेंगे, कुरनूल नोट करेंगे। कुरनूल की गुफा में जो था, ये दूसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। अब इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। हाँ, आपको ऑप्शन लगाना भी हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं, ना कि भीमबेटका से मिले हैं। भीमबेटका प्रागैतिक काल में शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कक्षा 11 की पुस्तक आप पढ़ेंगे भारतीय कला का परिचय, उसमें भीमबेटका के शैल चित्र में विस्तृत जानकारी दी गई कक्षा 11 की। आप नहीं पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं, कक्षा 11 की पुस्तक पढ़ाएंगे। हमने कहा 6 का भी पढ़ा रहे हैं ना, 11 का भी पढ़ाएंगे, ठीक है। घबराइए मत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? कौन सा लक्षण जो होता है सिंधु सभ्यता के लोगों को जो होता है सही चित्रण करता है? चलिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। पहला गलत। देखिए, ये विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे। ये तो नहीं था सिंधु सभ्यता की, कहीं महल की बात नहीं कही गई, मंदिर तो नहीं थे। तो देखिए, जब पहला अगर गलत है तो विकल्प में देखेंगे, जब पहला गलत आपको पता हो गया तो ना तो ए सही हो सकता है ना तो सी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी पहला है और इसमें भी पहला है। बच गया ऑप्शन क्या? बी और डी की बात करते हैं। अब हमें बी और डी की बात करते हैं। दूसरा देख लेंगे, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। दूसरा, वे युद्ध घोड़ों के द्वारा खींचे गए रथों का, युद्ध नहीं बल्कि घोड़ों का नहीं बल्कि बैल का प्रयोग करते थे, ठीक है। किसका? घोड़ों का प्रयोग यहाँ नहीं होता था, ठीक है। घोड़ों की हड़प्पा सभ्यता में मिलता है, ठीक है। यहाँ बैलों का प्रयोग हुआ था, घोड़ों का प्रयोग यहाँ नहीं मिलता है, इसलिए जो होता है तीसरा भी गलत है। पहला तीसरा गलत है, दूसरा सही है। तो इसमें जो होता है जो कथन सही है ऑप्शन नंबर बी।
और वैसे भी बी सही ही होता, क्योंकि जब पहला गलत है, मंदिर विशाल मंदिर का नहीं बात की गई है, तो पहला जब गलत है तो इसमें भी ऑप्शन नहीं है, इसमें भी ऑप्शन नहीं, तो दोनों गलत हो जाएगा, तो बी ही ऑप्शन आपका बचता है। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, व्याख्या बहुत जरूरी है। ठीक है। सिंधु घाटी के सभ्यता लोग मातृ देवी, पुरुष देवता अर्थात पशुपतिनाथ का, ठीक है, लिंग की पूजा, योनि की पूजा, वृक्ष की पूजा, जल की पूजा, ये सब क्या है, प्राकृतिक पूजा के करते थे। ठीक है, प्रकृति पूजा करते थे, अर्थात ये देवी देवताओं दोनों का पूजा करते थे। उदाहरण में मोहनजोदड़ो से मिली 3 मुख्य वाले पुरुष की मूर्ति है, जो पशुपतिनाथ और मातृ देवी की पूजा की थी, मातृ देवी की पूजा की थी। दूसरा देखेंगे, कालीबंगा की बात कर लेते हैं। कालीबंगा में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, लेकिन ध्यान रहे कि हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, विशाल मंदिर और मंदिर की संरचना नहीं मिली है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में। दूसरा, हड़प्पा वासियों को घोड़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, इसलिए नोट करके लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग सुरकोटता के घोड़ों की अस्थियां मिली थी, लेकिन व्यापक रूप से घोड़ों के साक्ष्य अभी नहीं मिले। मतलब घोड़ों की सुरकोटता देखेंगे, सुरकोटता में जो होता है घोड़ों की अस्थियां तो मिली, लेकिन व्यापक रूप से जानकारी नहीं मिल पाई कि घोड़े के साक्ष्य कहीं थे। ठीक है, अतः माना जाता है कि सिंधु सभ्यता लोग घोड़ों से परिचित नहीं थे। ठीक है, आप देखेंगे यूपीएससी 2017 में फिर से पूछे गए थे, ऋग्वैदिक में आर्य और घोड़ों का रथों का प्रयोग करते थे ऋग्वैदिक काल में, ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया था, तो एनसीईआरटी से ही पूछा गया था, एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम एनसीईआरटी बहुत पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों के नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। जल को क्या किया जाता था, प्रवाहित किया जाता था। बताइए किसके बारे में बात कर रहा है, बताइए। कह रहा प्राचीन नगर थे, उसमें उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों से नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था, जल को प्रवाहित किया जाता था। किसके बारे में, धौलावीरा के बारे में। किसके बारे में बात करता है, धौलावीरा में। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेंगे, अगर एनसीईआरटी बुक अगर आप पढ़ें, नहीं पढ़ें तो हम अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, नोट बनाते रहिएगा। ठीक है, अगर पढ़ें तो ठीक है, कक्षा 6 के एनसीईआरटी, नहीं पढ़े हैं तो आप नोट बनाइए, मैं बता रहा हूँ आपको, नोट बनाइए। चलिए पहले धौलावीरा गुजरात की बात करते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में कर्क रेखा पर स्थित है। देखिएगा, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में, कच्छ जिला जानते हैं ना, सबसे पश्चिमी जिला। ठीक है, कच्छ जिला सबसे, भारत का सबसे पश्चिमी जिला कौन है, कच्छ का रण, जैसे आप सरक्रिक कहते हैं, क्या कहते हैं, सरक्रिक कहते हैं, जो दलदली भूमि है भारत और पाकिस्तान के, इसमें विवादित क्षेत्र है। ठीक है, कर्क रेखा पर स्थित है। इसकी खोज 1967-68 में जगपति जोशी ने की थी, लेकिन इसका व्यापक उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में, दोनों नोट करिएगा, दोनों नोट करिएगा, क्योंकि दोनों को नाम पूछा जाता है। ठीक है, किया था। ठीक है, 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है, सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है। यह मानसर और मानहर नदियों के बीच के खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर, खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, हड़प्पा नोट करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय प्रयोगशाला धौलावीरा से मिली है। ठीक है, आप देखेंगे सुनामी जैसे समुद्र तूफानी का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं। ठीक है, यहाँ नोट करेंगे, ये 16 तालाब भी मिले यहाँ पर, कितने, 16 तालाब भी मिले हैं। कहाँ पर, ये धौलागिरी गुजरात का। इसकी बहुत बड़ी व्याख्या हमने लेकर आया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। राखीगढ़ एवं धौलावीरा भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पा कालीन नगर हैं। कौन कौन, सबसे बड़ा जो था हड़प्पा कालीन नगर है। तथा भारतीय उपमहाद्वीप में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं बहावलपुर, नोट करेंगे, बहावलपुर और गनेडीवाल, ये सभी पाकिस्तान में है। बाद में राखीगढ़ चौथा सबसे बड़ा हड़प्पा नगर है। राखीगढ़ सबसे बड़ा हड़प्पा नगर है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, सिंधु से यहाँ देखिएगा झेलम है, ये सभी रावी नदियाँ हैं। ठीक है ना, हड़प्पा राखीगढ़ में यह पूरा है। ठीक है, मैप अगर साफ नहीं है तो फिर भेज देंगे आपको मैप घड़ाई में। जहाँ हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में था, एक किला था जिसमें दुर्ग था तथा निचले नगर को विभाजित थे। वहाँ धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा कितने, 3 भागों में, इनमें 2 भाग आयताकार दुर्गबंदी में पूरी तरह से जो था सुरक्षित थे। ठीक, ऐसे दुर्ग नोट करेंगे, ऐसी दुर्ग जो था बंदी नगर योजना और अन्य हड़प्पा कालीन में देखने को नहीं मिलता है। शासक एवं वर्ग एवं अधिकारी वर्ग माध्यम, नोट करेंगे। ठीक है, वर्ग
माध्यम में निवास करते थे, मध्य नगर में निवास करते थे, जो शासक होते थे, ठीक है, मध्य नगर में निवास करते थे, जिसे वर्ग मध्यमा कहा जाता था। धौलावीरा से जो था खेल स्टेडियम, सूचना पट, साइन बोर्ड के साथ मिले हैं। नोट करेंगे, इसमें 10 अक्षर है, नोट करेंगे। धौलावीरा से क्या, खेल के स्टेडियम, सूचना पट, साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। नोट करेंगे धौलावीरा में क्या क्या मिले हैं। धौलावीरा में जो था बांध का निर्माण, कृत्रिम जलाशय, जल संग्रहण, उत्कृष्ट जल प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग के भी साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन काल में सबसे बड़ा बंदरगाह धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा के उत्थान और पतन के 7 सांस्कृतिक चरणों में जो था प्राप्त होते हैं। अब वो 7 सांस्कृतिक चरणों में प्राप्त होते, कुछ 3 चीज़ें आपको बता रहे हैं। 3 चीज़ें आप जान लीजिए। पहला रोपड़ में पढ़िएगा थोड़ा सी, रोपड़ के बारे में ज़्यादा पूछता है यूपीएससी, ठीक है, चाहे आप रोपड़ पीसीएस दें चाहे समीक्षा दें। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी पर बाएं तट पर स्थित है। कहाँ पर, पंजाब में देखेंगे, सतलज नदी के बाएं तट पर रोपड़ स्थित है। रोपड़ में मानव की कब्र के साथ कुत्ते के सावधान के प्रमाण भी मिले हैं। नोट करेंगे, मानव के साक्ष्य के साथ उसके साथ कुत्ते भी दफनाए गए हैं, ठीक है। किसी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल में ऐसे साक्ष्य नहीं मिले, परंतु इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण काल में बुर्जहोम में प्रचलित थी। कहाँ पर ये प्रथा कहाँ थी, बुर्जहोम में प्रचलित थी। कब, नवपाषाण काल में। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज प्राचीन सरस्वती के बाएं तट पर, ठीक है, बाएं तट पर अमला चंद्र घोष ने 1953 में की थी। नोट कर लीजिए, ठीक है। 1961 में बी के थापर एवं BL लाल ने भी जो था कालीबंगा के उत्खनन कराया। कालीबंगा में जो था प्राक हड़प्पा काल के जूते हुए खेत, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा में जूते हुए खेत, हवन कुंड या अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले, बहुत इंपॉर्टेंट तीनों। जूता हुआ खेत मिला है, हवन कुंड मिली है और अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में। नोट करिए, कालीबंगा में, ठीक है। कालीबंगा में और क्या मिला, कालीबंगा में बेलनाकार मोहर, ऊंट की अस्थियां, मिट्टी के काले रंग की चूड़ियां, नोट करेंगे, ठीक है। इनका नाम कालीबंगा रखा गया था, काले रंग की चूड़ियों के नाम पर ही। खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं। नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कालीबंगा था। और इससे इंपॉर्टेंट राखीगढ़ भी है, ठीक है। राखीगढ़ कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नोट करेंगे, राखीगढ़ हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज जो होता रफीक मुगल ने की थी। कहाँ पर, रफीक मुगल ने की थी। राखीगढ़ प्राक हड़प्पा स्थल है, जहाँ से जो होता है, यहाँ से बच्चे के पिट्ठ खेल का साक्ष्य भी मिला है। राखीगढ़ सिंधु सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक है। ये सभ्यता, ये भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। ये भारत में क्या, सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। कौन सा, राखीगढ़। नोट करिए, राखीगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप थेटक वाले में भी हम पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। अभी हमने बताया कि चानोदड़ो हमने बता दिया है, कोडजी भी है, देसलपुर भी है, सहगौरा नहीं है। ये हड़प्पा स्थल नहीं है, सहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं। एक सहगौरा कहाँ पर है, गोरखपुर जानते हैं, उत्तर प्रदेश का एक गोरखपुर जिला है, ठीक है। ये महान स्थान बांग्लादेश के लिए ताम्रपत्र में अकाल सामना करने के लिए जो था अन्य राहत भंडार की जानकारी ताम्रपत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जारी किया गया था। सहगौरा किसके काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। तो सहगौरा ये जो था हड़प्पा स्थल नहीं है। अगर व्याख्या देखना चाहते हैं देख लीजिए। सहगौरा, सहगौरा गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में एवं महास्थान बांग्लादेश में मिले ताम्रपत्र के अकाल का सामना करने के लिए अन्न के भंडार राहत कार्यों के लिए जानकारी मिलती है सहगौरा में और महान स्थान में। ये ताम्रपत्र जो था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जारी किया गया था। कब, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जारी किया गया था, ठीक है। चांदोड़ो के बारे में देखेंगे। चांदोड़ो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है। मोहनजोदड़ो से 80 मील जो था दक्षिण में स्थित है। पूछा गया था पीसीएस एग्जाम में, ठीक है, सारे एग्जाम में पूछा जाता है। एनसीईआरटी बहुत अच्छा से पढ़िएगा। यहाँ से मनके के बनने का कारखाना मिला है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के औद्योगिक केंद्र था। यह हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन, स्याही की दावात, अलंकृत हाथी के खिलौने मिले हैं। यहाँ सिंधु नदी के किनारे स्थित, ये कहाँ, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन, चांदोड़ो। नोट कर लीजिए, नोट करते रहिएगा। कोडदीजी देखेंगे।
कोड दीजिए एक जो होता प्राक हड़प्पा स्थल है। कोड दीजिए क्या, एक प्राक हड़प्पा स्थल है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह सामुदायिक अग्नि स्थल मिले हैं। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कोड दीजिए किस नदी के, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। देसलपुर भारत के गुजरात के कच्छ जिले में यहाँ पर है। नखतराना तालुका में जो था सिंधु घाटी सभ्यता का एक गांव और स्थल है। एक गांव और स्थल है कौन, देसलपुर। नोट कर लीजिए, ठीक है। ये पूरा होगा आपका, जान गए आप, ठीक है। ये पूरा मैप है। मैप आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैप को ज़रूरी नहीं है, हम आपको मैप बता देंगे, ठीक है। देखिए एक और चीज़ होता है, पहले इसमें जो होता है देखा जाता है कि कौन सा मेल सही। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर पढ़ते हैं। उपयुक्त में दिए गए जो होता है युग में कौन सा सही सुमेलित है। जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप बता पाएंगे कि सही सुमेलित कौन सा है, ठीक है। देखेंगे लोथल बंदारकरी है, अभी हमने आपको बता दिया। अगर अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो जान क्योंकि कालीबंगना में अग्निकुंड हवन कुंड मिला था कि नहीं, मिला था, ये भी हमने बता दिया। हड़प्पा में चित्र धूसर मृद भांड मिले हैं, गलत है, ये ग है। यहाँ पर तो मिले नहीं हड़प्पा में, ऐसा तो हमने कहा नहीं। मेहरगढ़ में कपास की खेती मिली, ये सही है। मतलब 1 2 4 तो सही दिख रहे हैं, लेकिन तीसरा जो होता है इसमें गलत है, तीसरा नहीं मिल खा रहा है, ठीक है। ये जो होता है हड़प्पा सभ्यता में काले रंग की आकृतियों में चित्रित लाल मृद भांड का निर्माण होता था, ठीक है। लाल मृद भांड का निर्माण होता था, जबकि वैदिक काल में कुंभकार 4 प्रकार के बर्तन बनाते थे। हड़प्पा में, बल्कि वैदिक काल में, पता है ना, वैदिक काल में जो कुंभकार थे 4 प्रकार के जो होते थे बर्तन बनाते थे। पहला कौन बनाते थे, लाल मृद भांड बनाते थे, नोट कर लीजिएगा। काला मृद भांड बनाते थे, चित्र धूसर मृद भांड बनाते थे, काले और लाल भांड बनाते थे, ठीक है। 4 प्रकार के बनाते थे। आप आगे पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़े होंगे तो फिर आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 3 सुमेलित हैं, 3 सुमेलित हैं। इसका मतलब हो जाएगा, देखेंगे आप 3 सुमेलित हैं, तो ऑप्शन सी मारिए, केवल 3, ठीक है। आगे चलेंगे, देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें कालीबंगा लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, याद रखिएगा। कालीबंगा में लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, संभवतः ये हाँ यज्ञ किया जाते रहे होंगे, ठीक है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर भंडार गृह मिले हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष और चांदी के एक फूलदान ढक्कन कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी फेयन से बनी हुई कला तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं, ठीक है। हड़प्पा के स्थलों में पुरातत्वविद की अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन, ठीक है। कौन से, मिट्टी के लाल बर्तन पर काले रंग के चित्र बनते थे। पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, उपकरण और पत्थर के जो था लंबे ब्लेड भी आदि जो था साच मिले। कहाँ पर, हड़प्पा में, नोट कर लीजिए, हड़प्पा में। हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इसमें हड़प्पा में महिलाएं किन क्षेत्रों में कार्यरत थीं। अभी आपने पढ़े हड़प्पा में महिलाएं किन क्षेत्रों में जो था कार्यरत थीं, देखेंगे। लिपिक में नहीं थी, शिल्पकार बनाती थी, शिल्पकार में थी। ज्योतिष शास्त्र में नहीं थी, मूर्तिकार थी। शिल्पकार कहिए ये मूर्तिकार, ये जब शिल्पकार थी तो मूर्तिकार भी होगा। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह जानते हैं। शिल्पकार थी तो लिपिककार थी। अगर ज्योतिष शास्त्र नहीं है, अगर देखेंगे ज्योतिष शास्त्र में नहीं थी, तो जहाँ पर ज्योतिष शास्त्र नहीं है देखेंगे तो ना तो विकल्प ए हो सकता है, ना तो विकल्प बी हो सकता है। उपयुक्त तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में महिलाएं अगर हड़प्पा काल में नहीं थी। तो तीसरा देखेंगे, अगर ऑप्शन नहीं यहाँ पर है तो आप और सभी चीज़ देखने की जरूरत नहीं। जिसमें 3 है वो काट दीजिए। ए में भी 3 है, बी में भी 3 है, उपयुक्त में भी 3 है। इसका मतलब ऑप्शन बचा क्या, सी। और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत है। तो विकल्प बड़े आसानी से जो होता है ढूंढ सकते हैं। विकल्प पे बहुत कोई वो नहीं होता है कि विकल्प में आप ढूंढ नहीं सकते, बड़े आसानी से जो होता है विकल्प को आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन निकल गया कि भाई 2 ही 4 होगा। इसका मतलब शिल्पकार थी, मूर्तिकार थी, तो क्वेश्चन खोजना पड़ा नहीं, ठीक है। तो लेकिन चलिए थोड़ा सा व्याख्या देखेंगे हम, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हड़प्पा नगरों में जो होता था लिपिक मुख्यतः पुरुष होते थे, ठीक है।
लिपिक मुख्यतः पुरुष होते थे जो मोहरों पर लिखते ही थे। शायद इन चीज़ों पर लिखते भी होंगे जो बच नहीं पाई। ठीक है, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों और कृषि उद्योग स्थल को तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। चित्र जो था, देखो मूर्ति के चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है। आप भी देख लीजिए चित्र, देख रहे हैं ना, चेहरा आप देख लीजिए, देख लिए आप। ठीक है, चेहरा आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उनकी जो होता है देखेंगे, उनकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दिखाई गई है। फिलहाल आप देख लीजिएगा। ठीक है, दाढ़ी को जो होता है कौन सा कटिंग दिखाई दे रही है, यल है, हाँ लगता है यल ही कटिंग है, देख रहे हैं ना। आप लोग कहते हैं यल कटिंग काटिए, यहाँ पर यल पहले ही कटिंग आ गया। आप ही बताइए, कमेंट करके बताइएगा कौन सा कटिंग कटाए हैं, दाढ़ी बनाया गया था, देख लीजिए। ठीक है, कमेंट में बताइएगा तो हम भी जान जाएंगे। आगे चलिए, अध्याय 4 निकालिए। अध्याय 4 पढ़िए, क्या बताती हमें किताबें और कब्र। अध्याय 4, यहाँ से क्वेश्चन कैसे एनसीईआरटी में यूपीएससी पूछता है, या लोक सेवा आयोग, या संघ लोक सेवा आयोग, या अधीनस्थ लोक सेवा आयोग। अधीनस्थ को हमें कोई लेना देना नहीं, लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग को ही लेना देना राज्य। ठीक है, देखिए अध्याय 4 पढ़ेंगे, क्या बताती है हमें किताबें और कब्र। अगर पढ़ें एनसीईआरटी तो ठीक है, नहीं पढ़ें तो फिर एनसीईआरटी पढ़िए भाई। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो पीसीएस और आईएएस का एग्जाम कैसे देंगे, बिना एनसीईआरटी को तो दे नहीं सकते। एनसीईआरटी एक बार पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ रहे तो फिर आप पढ़िए हमसे, आपको हम तो पढ़ा ही रहे हैं। एनसीईआरटी विस्तृत भी बता रहे हैं और ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है उसको भी बता रहे हैं। कहता है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों को संस्कृति के बीच के अंतर संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। यूपीएससी 2017। ऋग्वैदिक कालीन जो होता आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच के अंतर संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच शीर्षास्त्र जिसे हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पहला सही है, पहला क्या सही है। दूसरा देखेंगे, दूसरा ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ये गलत है, ये क्या है, गलत है, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य लोग परिचित थे, लोहे से भी परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक में आर्य स्वर्ण चांदी और आयस से परिचित थे, लेकिन ऋग्वैदिक में आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। बस इतना जान लीजिएगा, ये लोहे से परिचित नहीं थे, इसमें लोहा दिया गया, ये लोहे से परिचित नहीं। दूसरा जो होता है गलत है। तीसरा देख लेते हैं, ऋग्वैदिक कालीन में आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, सही है, जबकि इस बात को कोई साक्ष्य नहीं है। किंतु अर्थात सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, सिंधु घाटी के लोग जो होता था इस पशु को जानते थे, घोड़े को। दूसरा गलत है, लेकिन तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। अब ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि पहला और तीसरा है कहाँ। चलिए, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। अब हम एनसीईआरटी की व्याख्या पढ़ते, अगर नहीं पढ़े एनसीईआरटी तो पढ़िए। ऋग्वैदिक आर्य कवच एवं शीर्ष शस्त्राण जिसे हेलमेट का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है, पता है कि नहीं, 10 राजाओं का युद्ध, दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। ये दशराग युद्ध क्यों हुआ था, रावी नदी, उसका प्राचीन नाम क्या था, परुषणी। ठीक है, नदी के तट पर लड़ा गया था। भरत वंश के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के मध्य जो होता युद्ध हुआ था। भरत वंश के राजा कौन थे, राजा सुदास, और 10 अन्य राजाओं के बीच हुआ, जिसमें राजा सुदास की क्या हुई थी, विजय हुई थी, राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ऋग्वैदिक आर्य स्वर्ण चांदी आयस तांबे और कांसे के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, ये परिचित थे, लेकिन ऋग्वैदिक आर्य लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। स्वर्ण से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, आयस से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों को घोड़ों का ज्ञान था। ठीक है, उन्होंने पालतू बना लिया था। इसके साथ ही गाय, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी से भी परिचित थे। नोट कर लेंगे, तो इसमें किसी और जानवर का नाम दे देगा,
ठीक है, गाय से परिचित थे, ऊँट से परिचित थे, बैल से थे, भेड़ से, बकरी से, कुत्ता से और हाथी से भी जो होता है यहाँ पर परिचित थे ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। हो गया, आगे चलें। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। उनके द्वारा कवच और स्त्री शस्त्राण का उपयोग जो था साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग कांसे अर्थात तांबा और टिन से मिलकर बनता है कांसा से परिचित थे। वे सोने से परिचित थे लेकिन लोहे का ज्ञान उन्हें नहीं था। सिंधु घाटी के लोग जो था सोने से परिचित थे लेकिन लोहे का ज्ञान उन लोगों को नहीं था कि लोहा क्या था। नोट करेंगे, लोहे का ज्ञान उन लोगों को नहीं था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो होता था बैल, गाय, बकरी, सूअर पालते थे लेकिन घोड़े से परिचित नहीं थे। हड़प्पा के लोग क्या घोड़े से परिचित नहीं थे। नोट कर लेंगे, घोड़े से परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी कथन 3 जो था यूपीएससी 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं होती थी। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था। लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने पर फसलों को उपजाया जा सकता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है, तो लड़ाइयाँ देखेंगे, यही लड़ाई आज भी होती है, यही लड़ाई पहले भी होती थी। समझ रहे ना, यही लड़ाई आज भी होती है, यही लड़ाई पहले भी हुई थी। तो आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें देखिए क्वेश्चन क्या कहता, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ऋग्वेद में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उल्लेख किया गया, क्या सही है? तीनों नदियों का उल्लेख किया गया? नहीं किया गया है। वेद 4 हैं, अभी आपको बताएंगे। तीनों नदियों का उल्लेख नहीं किया ऋग्वेद में। दूसरी खासकर सरस्वती और सिंधु की उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा, यमुना का सिर्फ एक बार उल्लेख किया गया था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में विष्णु को जो होता है प्रमुख देवता माना गया था। विष्णु को जो होता है ऋग्वैदिक काल में क्या क्या प्रमुख देवता माना गया था, ये भी कथन गलत है। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता विष्णु थे ही नहीं। ठीक है, ये भी जो होता है गलत है। अब हम इसकी व्याख्या ना तो एक सही ना तो 2, ऑप्शन डी लगाएंगे। अब हमें आपको व्याख्या बताते। अगर एनसीईआरटी पढ़े होते तो आप लगा लेते, नहीं पढ़े हैं इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहले पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 35 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता था। क्या कहा गया? सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की संतुष्टि से रचे गए थे। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन कौन थे आपको बता दें, अग्नि, इंद्र और सोम। याद रखिएगा कौन कौन थे। वहाँ पर हमने विष्णु की बात किया था, ऋग्वैदिक काल में विष्णु की बात नहीं होना चाहिए। किनकी होना चाहिए मुख्य देवता? अग्नि, इंद्र और सोम का। अग्नि जो था आग के देवता को कहा जाता था, इंद्र युद्ध के देवता थे, सोम एक पौधा है जी। सोम क्या है? एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। सोम क्या है? एक पौधा होता जिससे खास पेय बनाया जाता था। भगवान शंकर पीते थे ना, पेय बनाया जाता था। आगे देखेंगे, इसी में भी व्याख्या थोड़ी सी और देखेंगे। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृति, वैदिक सभ्यता का संस्कृति कहलाता था। ठीक है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने किया था? ऋषियों ने की थी। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ठीक है, ऋग्वैदिक नोट करेंगे, ऋग्वेद के जो होता है ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हुए थे। विश्वामित्र नामक ऋषि ने देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों का, कौन कौन से? व्यास और सतलज के बीच एक संवाद में ऐसे सूक्त का अंश लिखे हैं। विश्वामित्र ने पूजित जो था 2 नदियां पूजित होती थी, कौन से? व्यास और सतलज। ठीक है, ऋग्वेद में जो था प्रार्थनाओं की अन्य दूसरी नदियों को खासकर जो था सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियां का भी जिक्र मिला है, जिसमें गंगा और यमुना का उल्लेख जो था सिर्फ एक बार में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आरओ के लिए। गंगा और यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार प्रयोग किया गया है? सिर्फ एक बार का उल्लेख किया गया। पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और देखेंगे आरओ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप कोई भी क्वेश्चन उठा करके देखिए सारे क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं। हमने बताया कि एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो कोई भी एग्जाम देंगे बड़े आसानी से पढ़ लेंगे। तो हमने अध्याय 4 खत्म किया। अब आप अपनी किताब का अध्याय 5 खोलिए। कक्षा 6 के एनसीईआरटी को उठाइएगा, हमारा अतीत, हम एनसीईआरटी कक्षा 6 के पढ़ा रहे हैं। कक्षा 6 का एनसीईआरटी पढ़िए, हमारे अतीत, उसमें अध्याय 4 का हो गया। अध्याय 5 निकालिए, क्या है अध्याय 5 में? राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है? अब यहाँ पर देखें कैसे क्वेश्चन पूछता है, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनता है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब यहाँ पर देखें कि उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल की बात करता है। आप एनसीईआरटी अगर उत्तर वैदिक काल पढ़ें तो ठीक है, नहीं पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ पढ़ेंगे हम। कृषि के क्षेत्र में लोहे के हलों का प्रयोग करने पे फसलों की उपज में वृद्धि हुई थी। सही है। जब ये लोग लकड़ी का प्रयोग करते थे, जब ये लोहे का प्रयोग करने लगे, तो फसल में जो होता उपज में क्या होने लगी? वृद्धि हुई थी। ये बिल्कुल सही है। गेहूं का रोपण शुरू किया गया था, जिसमें गेहूं की पैदावार बढ़ी। गलत है, रोपण नहीं हुआ था, गेहूं का रोपण नहीं होता था, ठीक है, रोपण कृषि गेहूं है ही नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा गलत है। और जब दूसरा गलत है तो ना तो बी सही है ना तो सी सही है, अच्छा मतलब एक है, 1 सही है, ठीक है। अब थोड़ी सी देखेंगे, अगर आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो फिर देख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन में कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। कौन कौन? हल के फल अब लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल आसानी से जोता जा सकता था। इसमें फसलों की उपज क्या हुई? बढ़ी। पहले हल लकड़ी का प्रयोग होता था, अब जब लोहे का प्रयोग होने लगे तो जो ज़मीन कड़ी होती थी उसे आसानी से कठोर ज़मीन को जो होता था जोता जा सकता था, इसलिए इसकी फसल जाहिर सी बात है बढ़ने लगी। तो ये एकदम ये लॉजिक क्वेश्चन है, आप खुद लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया था। गेहूं का तो रोपण होता नहीं, वहाँ पर गेहूं का दिया था, धान का रोपण होता है, तो रोपण शुरू किया गया था। खेतों के बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण किया गया था। उसके पहले तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी थी। जब रोपण होने लगा तो पैदावार ज़्यादा होने लगी, ठीक है। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दासी भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। कौन कौन करते? जिसे हम कमकार कहा जाता था। भूमिहीन खेतिहर मजदूर को क्या कहते थे? कमकार। ये लोग ज़्यादा मेहनत करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी से, राज्य प्रशासन गणराज्य से क्या बनाया है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर जो था राज्य था? सर्वाधिक शक्तिशाली नगर, अभी हमने बताया था मगध जो था 16 महाजनपदों में, और सबसे शक्तिशाली राज्य जो होता था मगध हुआ था। मगध को जो होता है शक्तिशाली क्यों था, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है, ठीक है। मगध चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था। लोहे के भी साक्ष्य मगध में मिले हैं। लकड़ियां मजबूत मिलती थी। हाथियों को जंगलों से लाया जाता था और वहां से उनको जो था सिखाया जाता था युद्ध में लड़ने के लिए, इसलिए मगध जो होता था इसलिए बहुत शक्तिशाली हो गया था, ठीक है। अब थोड़ी सी मगध की चर्चा कर लेते हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य मगध था। मगध शक्तिशाली होने में भौगोलिक स्थिति की अपनी विशेष महत्व थी। हमने क्या बताया? बहुत सारी चीज़ें मिली थी। भौगोलिक स्थिति जो था उसकी ऐसी स्थिति थी कि जो जंगलों के चारों किनारों और जंगल होते थे, लोहे के साक्ष्य पहाड़ी हाथियाँ उसमें मिलती थी, उन्हें पाला जाता था, इसलिए मगध सबसे शक्तिशाली हो गया था, ठीक है। कौन? भौगोलिक स्थिति उसकी थी, ठीक है। मगध में विस्तृत उपजाऊ मैदान, प्राकृतिक सुरक्षा, खनिज संसाधनों की प्राप्ति, नदी मार्ग, व्यापार, वन क्षेत्र में हाथियों की उपलब्धता आज मगध के उत्कर्ष और शक्तिशाली होने का प्रमुख कारण बन गया था। हमने आपको बताया, इसका मतलब मगध को जो होता प्राकृतिक ने जो होता है उसको मजबूत बनाया था, ठीक है। कौन बनाया था? प्राकृतिक ने जो होता उसे मजबूत बनाया था मगध को, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा एक लाइन नोट करके लिख लीजिए। इसके साथ ही सुयोग और महत्वाकांक्षी राजाओं का नेतृत्व महाजनपद बिंबिसार
महापदम नंद ने किया था मगध का। बिम्बिसार और अजातशत्रु सबसे शक्तिशाली थे, राजा बने थे। इनको जो था नोट कर लीजिएगा तीनों को। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित महाजनपदों में से गढ़ और संघ को पहचानिए। ठीक है, अल्पतंत्र करना, गढ़ या शल्ग या अल्पतंत्र को पहचानिए। मगध, वज्र, अवंती, कौशल। तो कौन था? वज्र। ठीक है, कौन सा? वज्र। अब पहचान गए कि नहीं पहचान गए तो नहीं पता। गढ़ किसे कहा जाता है? गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों के समूह के लिए किया जाता है। गढ़ शब्द का प्रयोग क्या किया जाता? कई सदस्यों के, जब कई सदस्यों का समूह होता है तो उसके लिए गढ़ का प्रयोग किया जाता था। संघ मतलब होता है संगठन या सभा। संघ का मतलब क्या होता है? संगठन या सभा। ठीक है, संगठन और सभा होता था। ठीक है, इसमें जान लीजिएगा। हो गया, आगे चले, इसकी व्याख्या छोड़िए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ा है तो ध्यान रखिए। आप बताइएगा, मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह से सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। ये आपको पता है, भारतीय उपमहाद्वीप में जो था ब्यास नदी के किनारे पर सिकंदर पहुंचा था। जब उसने किस राज्य की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। जब भारत में कौन सा राज्य ऐसा था, आपको बचाना होगा, कि जिस पे उसके सिपाहियों ने आने से कहे। उन्हें इस बात का भयभीत था कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, सिकंदर भारत के अंदर आना, राजा से लड़ाई करना चाहता, राज्य की ओर कूच करना चाहता था, लेकिन उसके सैनिक ने जो होता उसे मना कर दिए। और जब सैनिक ने उसको मना कर दिए तो कौन सा राज्य इतना शक्तिशाली था जिसके सैनिक को आने से जो तो मना कर दिए थे? तो हमने बताया कि सिकंदर, अभी बताया कि पैदल सेना होती थी, हाथियों की सेना। और हमने बताया कि प्रकृति सबसे मजबूत 16 महाजनपदों में किसको मजबूत बनाया था? मगध को बनाया था। किसको बनाया था? मगध ही सबसे ज़्यादा हाथी रखते थे। तो मगध की तरफ आना बंद कर दिया था सैनिकों ने, अर्थात ऑप्शन सी मगध। कौन सा मानेंगे? मगध। देखिए कितना आसान है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें तो कितना आसान होगा, लेकिन इसकी व्याख्या जरूर पढ़िए, क्योंकि आप आरओ का पेपर देने जा रहे हैं। किसका? आरओ का पेपर देने जा रहे हैं। पीसीएस एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम देने, कुछ भी एग्जाम दे दीजिए, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, आप देखेंगे क्या। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध राज की कूच करना चाहा तो उसने सिपाहियों ने इनकार कर दिया और इस बात के भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल और रथ हाथियों की सबसे बड़ी सेना थी। ठीक है, भारत के पास हाथियों की सबसे बड़ी सेना थी। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा, सोन जैसी नदियों के मगध से होकर गुजरती थी। कौन सी? गंगा और सोन नदी जो होता था मगध से होकर गुजरती थी। ये यातायात, जल वितरण, जमीन के उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध एक हिस्सा जो था जंगलों से भरा था। मगध का एक हिस्सा क्या था? जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लकड़ियाँ भी मिलती थी। ठीक है, जंगलों से घर बनाए जाते थे, गाड़ियाँ बनाने या रथ बनाना था तो लकड़ियाँ भी वहाँ से निकाली जाती थी। ठीक है, इसके अलावा जो होता लौ आयस के खदाने भी हैं, मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए भी उपयोग था। तो इसलिए मगध को कहने का मतलब सब मिला जुलाकर मगध को सबसे शक्तिशाली अगर कोई बनाया तो वहाँ की प्रकृति ने बनाया। क्यों बनाया? वहाँ की प्रकृति ने जो था बनाया था। ठीक है, तो चलेंगे आगे क्वेश्चन। अब अध्याय 6 खोलिएगा, नए प्रश्नों पर नए विचार। अध्याय 6 निकालिएगा, एनसीईआरटी लेकर बैठिए, कल से किताब एनसीईआरटी बुक लेकर बैठिए, फिर व्याख्या करिए हमारे साथ। ठीक है, आप लोग आएंगे तो लाइव क्लास आ जाएंगे सुबह 5 बजे, उसके पहले नहीं। ठीक है, या शाम को 9 बजे। ठीक है, अगर लाइव में डिस्कशन करना चाहते हैं तो मैं कमेंट में बताइएगा। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक लाइव क्लास ले सकते हैं, या सुबह से 4 से लेकर के 5 बजे तक लाइव ले सकते हैं। ठीक है, 4 से 5 नहीं, 4 से 6 ले सकते हैं। यहाँ इतने टाइम पर से लाइव क्लासेस आपके साथ हो सकती है।
चलिए, अब यहाँ पर कह रहा कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित है वैशेषिक, इसके संस्थापक कपिल थे? नहीं। वैशेषिक के संस्थापक कपिल थे? नहीं थे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कड़ाद रहते तो कोई मार सकते थे, ये गलत हो गया। सांख्य के कड़ाद थे? नहीं, ये भी देखो गलत हो गया। अब वैशेषिक को सांख्य, सांख्य को कड़ाद दिया, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। न्याय के गौतमी थे? सही है। मीमांसा जैमिनी थे? ये सही है। 3 और 4 तो सुमेलित थे, लेकिन 1 और 2 उल्टा सुमेलित कर दिया है, तो इसका मतलब हो जाएगा, कह रहा कितने सही सुमेलित हैं? 2 सही सुमेलित, ऑप्शन बी मारेंगे। अब हम आपको थोड़ी सी इसकी व्याख्या जरूर बताएंगे, क्योंकि आपको छोड़ना नहीं है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ थी, जिसे खड़ दर्शन कहा जाता था। ये आपको पता है ना, भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ थी, जिन्हें खड़ दर्शन कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, सदियों में भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व 6 शाखाओं से जो किया गया है। कौन कौन से? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते थे। मीमांसा शब्द का अर्थ क्या होता है? मीमांसा शब्द का अर्थ होता है अनुसंधान या गंभीर विचार करना, गंभीर विचार। मीमांसा शब्द का अर्थ मतलब क्या होता है? अनुसंधान या गंभीर विचार। इन देखेंगे, वैशेषिक 1, न्याय 2, सांख्य 3, योग 4, पूर्व मीमांसा और वेदांत। ये वेदांत कहिए या उत्तर मीमांसा, बातें कहिए। ठीक है, इसके रचयिता की अगर हम बात कर देते हैं तो वैशेषिक के रचयिता की जो बात होंगी वो कड़ाद थे। न्याय के रचयिता जो थे गौतम थे। ठीक है, सांख्य के रचयिता कपिल थे। योग कौन थे? पतंजलि थे। ठीक है, पूर्व मीमांसा जैमिनी थे। वेदांत कहिए या उत्तर मीमांसा बादरायण थे। याद रखिएगा, ये 6 दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैशेषिक पूछता है कड़ाद, न्याय पूछता है न्याय के कौन थे? गौतम थे। सांख्य कौन था? कपिल। योग के पतंजलि आप जानते हैं। पूर्व मीमांसा के जो थे जैमिनी थे। पूर्व मीमांसा जैमिनी और वेदांत या उत्तर मीमांसा पूछता है तो बादरायण के द्वारा की गई थी। ठीक है, बादरायण के द्वारा मानी जाती है, जो आज विश्व के बौद्धिक चर्चाओं की दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समुलर के अनुसार दर्शन के 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। यद्यपि एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथा सत्य इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ठीक है, आधारभूत तालमेल दिखता है। इस 6 के 6 जो होता है आप दिमाग में रखिएगा, 6 के 6 दिमाग में रखिएगा, गलत नहीं करना है। गलत कर दिए मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के प्रधान चेटक की पुत्री थी। ये गलत है ना। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के प्रधान चेटक की पुत्री थी, ये गलत बता रहा है। पहला तो गलत हो गया। और जब पहला गलत हो गया तो ऑप्शन में ना तो डी दिखाई देगा आपको, ना तो आपको ए दिखाई देगा। अब लड़ाई ऑप्शन 2 और 3 की होगी। लड़ाई ऑप्शन 2 और 3 की होगी। गौतम बुद्ध के माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, ये तो आपको पता है। ठीक, गौतम बुद्ध की माता महामाया कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। पिता शुद्धोधन शाक गणराज्य के मुखिया थे, ये आपको पता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये भी आपको पता है। तो 2 और 3 तो सही है, पहला जो होता है गलत है, इसलिए ऑप्शन सी मार देंगे। बहुत आसान है। अब लड़ाई इसी 2 विकल्पों में हो गई थी आपकी। ठीक है, अब तीसरा भी सही हो जाएगा, दूसरा तो सही है, तो फिर आपको 2 और 3 सही हो जाएगा। व्याख्या जरूर करेंगे हम। ठीक है, देखेंगे गौतम बुद्ध की माता महामाया कौशल राजवंश की राजकुमारी तथा पिता शुद्धोधन जो थे वो शाक गणराज्य के मुखिया थे। किसके? शाक गणराज्य के। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी अर्थात बनारस नरेश अशोसेन के पुत्र थे। किसके? नरेश अशोसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ किसके? बनारस के रहने वाले थे। किसके पुत्र थे? अशोसेन। ठीक है, आगे देखेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान में महावीर की माता जो थी कौन थी? त्रिशला थी। ठीक है, वर्धमान में महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला थे, जो लिच्छवी गणराज्य के प्रधान चेतक की पुत्री नहीं थी बल्कि उनकी बहन थी। क्या थी? उनकी बहन थी, चेतक की बहन थी। लिच्छवी गणराज्य के प्रधान चेतक की बहन थी, पुत्री नहीं थी।
आगे चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संप्रीतक नीचे उत्कीर्ण भारत का राष्ट्रीय अंतर सूक्त सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते जो होता कहाँ से, ये तो सभी लोग जानते हैं, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देख रहे हैं यूपीएससी में पूछा गया, 2014 में पीसी में पूछा गया, आरओ में पूछा गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया। लेकिन इसका कुछ चीज़ें आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। कहानी इसकी भी लिखी गई है एनसीईआरटी में, कहानी पढ़ लीजिएगा, लेकिन कहानी यहाँ पर नहीं बताएंगे। हमने कहानी यहाँ पर छपा, लेकिन हम बताएंगे नहीं, आप कहानी पढ़िएगा थोड़ी सी, एनसीईआरटी अगर पढ़िएगा तो, ठीक है। अभी वक्त है, पढ़िए और हमारे साथ पढ़िए, बहुत आराम से समीक्षा निकाल लेंगे और यूपीएससी भी निकाल सकता है। भारत के संप्रीतक के नीचे उत्कीर्ण भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो होता है, शब्द लिखा गया है, राष्ट्रीय जो होता है आदर्श उक्ति लिखी गई है। आदर्श वक्त क्या है, उक्ति क्या है? सत्यमेव जयते, जो मुंडको उपनिषद से ली गई है। सत्यमेव जयते का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है सत्य ही जीत होती है, सत्य की जीत होती है। ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। किसमें में? देवनागरी लिपि में जो होता है अंकित है, ठीक है। नचकेता यम सुप्रसिद्ध संवाद कंठो उपनिषद से उल्लिखित है। नोट करेंगे, नचकेता और यम के बीच जो होता है, नचकेता और यम के बीच जो होता है सुप्रसिद्ध संवाद कंठोक उपनिषद में जो होता है उल्लिखित है। इसमें नचकेता के शिष्य यम और यमराज, यमराज कौन थे? मृत्यु के देवता थे। नचकेता शिष्य तथा यमराज, यमराज कौन थे? मृत्यु के देवता के गुरु थे, ठीक है। उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके रचयिता वैदिक काल के ऋषियों को जाना जाता है, वैदिक काल के ऋषियों को जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ी सी और एक लाइन देख लीजिएगा, ठीक है। अन्य तथ्य जो था अतिथि देवो भव, तैत्तिरीय उपनिषद से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतिथि देवो भव जो होता है बहुत बार बार चर्चा में रहता है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कहाँ किस उपनिषद से लिया गया? तैत्तिरीय उपनिषद से। अतिथि देवो भव ये कहाँ से लिया गया? तैत्तिरीय उपनिषद से। कभी भी क्वेश्चन, क्योंकि बार बार ये एग्जाम में देखेंगे रिपीट होता है, अतिथि देवो भव, ठीक है, अतिथि देवो भव है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये किस उपनिषद से? बृहद आरण्यक उपनिषद से। तमसो माँ ज्योतिर्गमय बृहद आरण्यक उपनिषद से। गायत्री मंत्र जो था तीसरे मंडल से लिया गया, गायत्री मंत्र तीसरे मंडल से लिया गया। सोचिए आप, हमने बताया कि एनसीईआरटी आप केवल पढ़िए। एनसीईआरटी एक ऐसा माध्यम है कि एग्जाम में यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। 6 से 12 तक, 6 से 12 तक एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो सारे क्वेश्चन आते हैं। अब हमने कहा 15 से 20 दिन आप क्लास समय दीजिए। 15 से 20 दिन क्लास में जो होता है, अगर 1-1, 2-2 घंटा, तो सिर्फ 45-40 मिनट चलेगा क्लास, लेकिन डेली जो होता है 1 से 2 घंटे में क्लास में हम ख़त्म कर देंगे इसे, ठीक है। अगर आप कहानी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में कहानी दिया गया है बुद्धिमान भिखारी, बुद्धिमान भिखारी के बारे में एक कहानी दिया गया, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप इसे पढ़िएगा, इसको बुद्धिमान भिखारी की कहानी पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। पढ़ेंगे, थोड़ी सी छोटी सी, देखिए 10 लाइन की कहानी है, आप पढ़िएगा तो पूरे अच्छे से ज्ञान भी हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक भारतीय खट दर्शन का भाग नहीं है? मीमांसा वेदांत तो है ही है, हमने आपको बता दिया। न्याय और वैशेषिक तो है ही है। सांख्य योग है ही है। लोकायत और कपालिक नहीं है, ये तो हमने बताया था, लोकायत और कपालिक नहीं है, ये एक शैव संप्रदाय है। लोकायत और कपालिक क्या है? ये क्या है? शैव संप्रदाय है। नोट करेंगे, शैव संप्रदाय है, ठीक है। तो चलेंगे, देख लीजिएगा, ऑप्शन सी निकाल लीजिएगा। व्याख्या देख लीजिए, कपालिक एक शैव संप्रदाय है, इसके इष्ट देवता कौन है? भैरव। इष्ट देवता कौन? कपालिक या शैव संप्रदाय है जिसके इष्ट देवता कौन? भैरव है। मांस, मदिरा और स्त्री का साधना का प्रमुख अंग माना जाता है। मांस हुआ, मदिरा हुआ और स्त्री को साधना का प्रमुख अंग जो होता है माना जाता है भैरव में, ठीक है। अन्य शैव संप्रदाय कौन कौन है? पाशुपति हैं, कालामुख हैं, इत्यादि हैं। लोकायत जो होता है चारवाक दर्शन और खड़ दर्शन का भाग नहीं है। लोकायत क्या है? चारवाक दर्शन और खड़ दर्शन का भाग नहीं है, ठीक है। इसे नोट करिए आप लोग। नोट हो गया? चलिए आगे, चलिए देखेंगे। यह देखेंगे आप, हमने बताया 2013 में खड़ दर्शन के बारे में पूछा गया है
और बार बार पूछा जाता है, इसमें कौन सी बात है, इसमें एनसीईआरटी बुक थी, यहीं से पूछा जाएगा, सारे क्वेश्चन पूछा जाते हैं, यूपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, बस खाली आप पढ़ते रहिएगा, ये मत हुई चिंता मत, ये कहाँ पूछेगा। सांख्य के प्रणेता कौन थे? कपिल। योग पातंजलि। वैशेषिक के कणा थे। न्याय के जो था गौतम थे। पूर्व मीमांसा जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा वेदांत जो था बादरायण थे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप नोट करेंगे, दिमाग में एकदम रहना चाहिए। सांख्य के कपिल, योग पतंजलि, वैशेषिक कणा, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा या वेदांत जो होता है बादरायण। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन को हमेशा इसको दिमाग में रखेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर देखेंगे। कह रहा कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? जाहिर सी बात है, विहार रुकने का स्थान था, चैत्य जो था पूजा स्थल था, बस हो गया। चैत्य पूजा स्थल होता था, जबकि विहार बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान था। ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी भी बहुत जरूरी है। क्या जानकारी जरूरी? थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे। जानकारी में एनसीईआरटी बुक पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो फिर आप एनसीईआरटी बुक, हमने कहा व्याख्या भी पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए व्याख्या नीचे रखा गया, देखेंगे। चैत्य पूजा स्थल होता था, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था, ये आपको पता है। चैत्य बौद्ध धर्म की पूजागिरी होते थे, पता है। भाजा का चैत्य सबसे प्राचीन है, नोट करेंगे। भाजा का चैत्य जो होता है सबसे प्राचीन है, जबकि कार्ले का चैत्य जो होता है सबसे प्रसिद्ध है, और दोनों महाराष्ट्र में। भाजा और कार्ले दोनों का है महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यहाँ से पूछा जाएगा। कार्ले के चैत्य का निर्माण भोरगाट सेड़ी सातवाहन शासक पुलमावी के काल में हुआ था। सातवाहन शासक किसे? पुलमावी के काल में हुआ था, नोट करेंगे, सातवाहन का शासक। ठीक है, अन्य चैत्य स्थल जो था कन्हेरी, नासिक चैत्यगृह, अजंता में 29 और में 5 गृहाएँ जो होते हैं, गुहाएँ चैत्य हैं। ठीक है, बिहार चैत्य गृहों के समीप भिक्षुओं के रहने वाला बनाए गए आवास को कहते थे। ठीक है, महाराष्ट्र के जुन्नार में बौद्ध भिक्षुओं का विशालतम समूह है, नोट करेंगे। महाराष्ट्र के जुन्नार में बौद्ध विहारों का विशालतम समूह भी है। ठीक है, बिहार। अब आप थोड़ा सा देखेंगे अगर, तो वर्षा ऋतु किसे कहा जाता है, या ऋतुवास किसे कहा जाता था, ये गुफाओं में कब चले जाते थे, इनका स्थायी कहाँ होता था, ये एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा। ये सारे क्या एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन यहाँ पर रखना बड़ी दिक्कत हो सकती है, तो एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा। नोट हो गया? आगे चले, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? नोट करेंगे आप, बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, कौन सा है? तृष्णावारी अग्नि का समन, स्वयं पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद और विश्राम की स्थिति, या धरातीत मानसिक अवस्था। इसमें कौन था? तो बता दें आपको, तृष्णा रूपी अग्नि का समन, नोट करेंगे, तृष्णा रूपी अग्नि का समन जो होता, ऑप्शन ए जो होता ये सही है। अब तीसरा रूपी अग्नि का समन का मतलब आप समझिए, अगर एनसीईआरटी पढ़े हैं तो समझेंगे, नहीं पढ़े हैं तो नहीं समझेंगे। अब बुद्ध के विचार में जो होता है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई आप लूसेंट पढ़ करके आरओ का पेपर नहीं दे सकते हैं, पीसीएस का नहीं दे सकते। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है देख ही रहे हैं, तो वहाँ पर ये नहीं दे सकते। आपको यूपीएससी का पेपर 2013 में पूछा गया तो आप नहीं समझे कि तीसरा रूपी अग्नि का समन जो होता है निर्वाण की अवधारणा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो ये निर्वाण का मतलब ही समझ जाइए कि क्या होता है। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना, निर्वाण का अर्थ क्या होता है? बुझ जाना। अब इसकी व्याख्या अगर आप पढ़ेंगे तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे कि हाँ ये चीज़ व्याख्या होती है। देखिए, तीसरा रूपी अग्नि का समन की बात करें तो निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना। ध्यान रहे, जब व्यक्ति तृष्णा इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह जीवन मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति जो होता है तृष्णा या इच्छाओं से मुक्त हो, अगर आपकी इच्छा कुछ भी ना रहे, अगर इच्छाओं से आप मुक्त हैं, कोई इच्छा नहीं करते हैं, तो आप जीवन मरण के चक्र से भी आप मुक्ति हो जाते हैं। ठीक है, कोई अगर इच्छा ही नहीं रहेगी तो फिर जीवन मरण से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो इससे भी जो होता है आप क्या हो जाते हैं? मुक्ति हो जाते हैं। ठीक है, और भी इसकी हम व्याख्या कर लें थोड़ी सी, तभी आपको आगे बढ़ेंगे। निर्वाण की प्राप्ति, देखिए निर्वाण की प्राप्ति जीवित रहते हुए भी की जा सकती है।
मतलब नहीं, मर कर भी नहीं, जीवित रहते हुए प्राप्त की जा सकती है। वहीं महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही प्राप्त हो सकता है। निर्वाण तो जो होता है जीवित रहते हुए प्राप्त की जा सकती है, मगर महापरिनिर्वाण जो होता है मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है। क्या? मृत्यु के बाद ही जो होता है प्राप्त होता है। ठीक है, आगे जानेंगे, आगे देखेंगे, नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, बौद्ध धर्म में अनीश्वरवादी और अनात्मवादी क्या है? बौद्ध धर्म क्या अनीश्वरवादी है और अनात्मवादी है। ठीक है, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन पुनर्जन्म जो होता है आत्मा का ना होकर कर्मों का होता है। पुनर्जन्म क्या होता है? आत्मा का ना होकर क्या होता है? कर्मों का होता है। कर्मों का होता है, कर्मों का मतलब अनित अहंकार का। इसमें मुक्ति का निर्माण ही है। क्या है? मुक्ति का निर्माण है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और हमारी इच्छा लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है के कारण होता है। ठीक है, तो इसे आप एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा, अभी समय नहीं है, आगे चलेंगे, पहले व्याख्या कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रखना है। चलें, तो क्या करेंगे? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलेंगे, निम्नलिखित युग में कितने युग्म सुमेलित हैं? कितने सुमेलित हैं? लोथल नाम सुने होंगे। लोथल जो था प्राचीन गोदी क्षेत्र है, आपको ये पता है, सही है। सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, ये तो आपको पता, सही है। राजगीर का जो था अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है राजगीर में, ये सारनाथ में है। ये भी क्या है? सारीनाथ में है, राजगीर में थोड़ी नहीं है, ये भी तो सारीनाथ में है। ऑप्शन तीसरा गलत है। नालंदा बौद्ध अधिगम के महान पीठ है, ये तो सही है, बौद्ध अधिगम का महान पीठ है नालंदा, ये तो आपको पहले ही पता है। तो आपको 1 2 4 तो सही है, लेकिन तीसरा जो होता है गलत है। तो 3 युग्म सही है, तो विकल्प में आप मानेंगे 3 युग्म, तो केवल 3 युग्म अर्थात हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, चलेंगे, थोड़ी सी व्याख्या हम कर लेते हैं, थोड़े से व्याख्या। लोथल प्राचीन जहाज़ों की गोदी क्षेत्र है। ये स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह है। ये स्थल क्या है? पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान विश्वविद्यालय था। वर्तमान में ये बिहार में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर? बिहार में अवस्थित है। ठीक है, देखेंगे तीसरा, अशोक ने स्तंभ शीर्ष सारनाथ में बनवाया था, राजगीर में नहीं। ठीक है, इसके शीर्ष को जो था सिंह चतुर्भुज कहा जाता है। 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं। इसे भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। अशोक स्तंभ को, अशोक शीर्ष स्तंभ को समझ रहे, सारनाथ में बनाया गया था। तो यहाँ राजगीर दिया था। हो गया व्याख्या, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण, ठीक है, नोट करेंगे। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कहाँ हुई थी? सौर्मिक विधान से हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सौर्मिक विधान से हुआ, ये सही है, सार्वभौमिक विधान से ही हुआ था। ठीक है, यूपीएससी 2011 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये आप किताबें अगर पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6 से 12 तक, तभी वहाँ पर मिल पाएगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सार्वभौमिक विधान से हुआ था जैन धर्म के सृष्टि की रचना। अब थोड़ी सी इसकी व्याख्या हम करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी की पूरी व्याख्या करेंगे और जैन धर्म में आप पढ़ लीजिएगा। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ था। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, ये आपको पता है। जैन धर्म क्या? ईश्वर को नहीं मानता है। संसार वास्तविक है, किंतु इसकी सृष्टि का कारण ईश्वर नहीं, संसार की अनाद काल से विद्यमान है। इसका अस्तित्व शाश्वत है। ठीक है, इसका अस्तित्व क्या है? शाश्वत है। थोड़े से देखेंगे क्या कहता है जैन धर्म। ये संसार के 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। 6 द्रव्य कौन है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। ठीक है, ये द्रव्य विनाश रहित और शाश्वत है। हमें जो विनाश दिखाई देता है वह मात्र द्रव्यों का परिवर्तन है। क्या है? द्रव्यों का परिवर्तन है। तो जैन धर्म में एनसीईआरटी पढ़िएगा, जैन धर्म में एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब खोलिए एनसीईआरटी कक्षा 6 का 7 अध्याय नंबर 7 को थोड़ा खोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अध्याय नंबर 7। अध्याय नंबर 7 खोलिए। अब यहाँ सारे इंपॉर्टेंट सारे शासक में अध्याय 9, 10, 11, 12 तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, इसमें 12 चैप्टर हैं, आपको 11 अध्याय है, आपको है 7 पढ़ लिए हम लोग हैं, 7 पढ़ने जा रहे हैं, 6 पढ़ लिए। ठीक है, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है 7वां चैप्टर आपका, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया था। कौन था? अशोक। नाम सुने होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध को ही त्याग किया था। पहला चैप्टर वो कौन था? अशोक। कौन था? अशोक। अध्याय नंबर 7 में हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार करिए। पहले आप कथन पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, ये तो कोई शक नहीं है, सही है। ठीक है, यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये तो भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, ये कथन जो था दोनों सही है। अब थोड़ा से एनसीईआरटी में क्या लिखा गया वहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए व्याख्या में। ये मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व 185 ईसा पूर्व 2300 साल पहले एक संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य सिंधु और गंगा दोनों मैदानों को नियंत्रित करता था एवं इसका साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी महासागरों तक फैला हुआ था। क्या इसका साम्राज्य क्या था? पूर्वी और पश्चिमी महासागरों तक क्या फैला हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। अपने शासन के केंद्र में पाटलिपुत्र के साथ मौर्य साम्राज्य ने पहली बार अधिकांश दक्षिण एशिया को एकीकृत किया था। दक्षिण एशिया को क्या किया था? एकीकृत किया था। ठीक है, नोट कर लीजिए, एकीकृत किया था। आगे देखेंगे। उन्होंने केंद्रीकृत प्रशासन, कर संग्रह की एक व्यापक और कुशल प्रणाली की नींव रखी, जिसने उसके साम्राज्य का आधार बनाया था। ठीक है, बुनियादी ढांचे का निर्माण, वजन और माप के मानकीकरण के साथ व्यापार और कृषि में सुधार, विनियमन किया गया एवं बड़ी अस्थायी सेना के प्रावधान भी किया गया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। मेगास्थनीज नामक यूनानी शासक राजा सेल्यूकस के राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज का शासक कौन था? यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, ये आपको पता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से स्थलों पर मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं? कौन कौन से स्थल जिसमें मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं? कालसी में मिला है, सोपरा में भी मिला है, मस्की में मिला है, ये तो सभी में मिले हैं, सब में मिला मौर्यकालीन। ठीक है, ये सभी में जो होते मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे डी, ऑप्शन डी। मौर्यकालीन स्थल देखेंगे, ऑप्शन देखिए कहाँ कहाँ पर है। चिन्ह दिखाई दे रहा रेड कलर का। चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को राउंड डाला था, पूरे विश्व को, एशिया को राउंड डाला था। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करिए, और इसमें विचार करना है तो कह रहा कौन सा कथन असत्य कथन निकालना, सत्य नहीं असत्य। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। देखिए, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी में नहीं बल्कि प्रकृति में कह सकते हैं, या ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, ये तो पहला गलत। और जब पहला गलत है तो चाहे एक गलत हो सकता है, चाहे सी एक गलत होता है, चाहे सी दूसरा तो गलत नहीं हो सकता। अभी इसमें लड़ाई खत्म, ये लड़ाई क्या हुई? समाप्त। यही दोनों में लड़ाई होगी। ठीक है, पहला गलत है। अशोक ने विदेशों में धम्म का प्रचार किया था। श्रीलंका भेजे थे ना, अशोक धम्म कहाँ कहाँ प्रसार किया था अभी मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के द्वारा बता रहा हूँ, रुके रहिए आप। अशोक महावीर भगवान बुद्ध के समकालीन थे, महावीर भगवान के समकालीन थे, गलत। ठीक है, ये भी गलत। तो पहला दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप आंसर मारिएगा। अब थोड़ी एनसीईआरटी में पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी में पढ़ लीजिए क्या अशोक के बारे में लिखा गया। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश किया था। अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश किया था। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्रकृति में भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के धर्म में किसी देवता का पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, वे बौद्ध और जैन उपदेशों में भी प्रेरित हुए थे
अशोक महावीर का काल का जो समान नहीं था। उन्होंने धम्म महापात्र, नोट करेंगे, धम्म महामात्य नाम से जो था अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। क्या करते थे? धम्म की शिक्षा देते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। नोट करना, कहाँ कहाँ पर भेजे थे? सीरिया में भी भेजे थे, मिस्र में भी भेजे थे, ग्रीस भी, और श्रीलंका में भी जो होता था धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अशोक ने भेजा था। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विचार कीजिएगा। ठीक है, अध्याय 7 चल रहा, अध्याय 8 कल पढ़ाएंगे। अध्याय 7 को हम खत्म करेंगे, फिर अध्याय 8 जो होता कल पढ़ेंगे। कल नहीं, मतलब इवनिंग में आपको चला जाएगा। ठीक है, इवनिंग में डेली जो होता 2 खंड का वीडियो जाएगा, और एक खंड जो होता है एक ही दिन में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आज पहला दिन क्लास शुरू हुआ एनसीईआरटी का, फिर धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, क्लास चलेगा आपको डेली रेगुलर। ठीक है, आज से व्यापारिक स्थल और वर्तमान राज्य, चलिए देख लेते हैं। बोरीगाजा जो होता है गुजरात में पड़ता है, ये तो सही है। ठीक है, मछलीपट्टनम तमिलनाडु में नहीं पड़ता है, बल्कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। पुडुका जो होती है पुडुचेरी में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता है, पुडुचेरी में पड़ता है। ठीक है, मुजरिम जो होता है केरल में पड़ता है। तो 1 और 4 सही है, 2 3 गलत हैं, तो 2 युग्म सही हैं। तो 2 युग्म सही हैं, इसके लिए जो होता है आंसर मारेंगे केवल बी। ठीक है, केवल बी मारेंगे। तो अब चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिएगा इसमें पुडुका क्या होता है, थोड़ी सी देख लीजिएगा। ठीक है, अरिकमेडु का रोमन नाम था। अरिकमेडु रोमन लोगों के द्वारा जो था प्रयुक्त एम्फोरस 2 हत्थों वाली सुराही नुमा पात्र के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपको निकाल मैप में थोड़ा नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैप में आपको यहाँ पर देखेंगे। सारे मैप जो था टेलीग्राम पे हम भेजेंगे। ठीक है, सारे मैप जो था टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कार्यक्रम है? ठीक है, सही कार्यक्रम, प्राचीन काल की बात करेंगे। ठीक है, जो भारत पे आक्रमणों का सही क्रम। अब इसमें पहला आक्रमण किसने किया था? आपको पता है, यूनान, शक और कुषाण। ठीक है, ये यूपीएससी 2016 में पूछा गया, आरओ में भी पूछा गया, देख लीजिएगा पेपर उठा करके, और पीसीएस में भी पूछा गया। तीनों एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों के तीनों एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूनानी, शक और कुषाण। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा से एनसीईआरटी का, कक्षा 6 की एनसीईआरटी चल रही, कक्षा 6 की एनसीईआरटी किताब लेके बैठिएगा। जब भी पढ़ने बैठिएगा तो एनसीईआरटी किताब सामने रखना होगा। ठीक है, आपको आज नहीं कल से एनसीईआरटी बैठिएगा। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों का स्तंभ में सही कालक्रम यूनान, शक और कुषाण वंश थे। यूनानी सम्राट डेरियस ने जो होता 513 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। किसने किया था? सम्राट डेरियस, जो 513 में भारत पर जो था आक्रमण किया था। पुणे यूनानी सम्राट सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ये अभी अभी हमने पढ़ा था कि कहाँ से चला गया था, किस नदी से लौट करके चला गया था वो, फिर भारत में घुसा नहीं था। अभी पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग। ठीक है, इसके बाद शक, जो सीथियन ने पहली बार और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण किया था। इसके बाद कुषाणों ने पहली शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया था। तो आप जान गए कौन कौन सा आक्रमण करने वाले थे, अर्थात यूनानी पहले, फिर इसके बाद शक, इसके बाद कुषाण। ठीक है, तो क्रम बन गया क्या? यूनानी, क्रम बनाइए यूनानी, फिर क्रम बनाइए शक, फिर क्रम बनाइए शक के बाद कुषाण काल। ठीक है, कुषाण काल। ठीक है, और व्याख्या जो होता एनसीईआरटी में ये सारे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सारे व्याख्या एनसीईआरटी में है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। अभी हाँ नहीं पढ़ाएंगे, आगे चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। बस 2-3 क्वेश्चन और है, इसके बाद कल हम व्याख्या करेंगे इवनिंग टाइम में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यूपीएससी 2022 में पूछा गया था। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान और वो स्थान जहाँ जिस राज्य में वो प्राप्त हुए हैं, जहाँ से ये स्थान प्राप्त हुए। चलिए देख लेते हैं। धौली उड़ीसा में प्राप्त हुआ, ये सही है, धौली उड़ीसा में प्राप्त हुआ, सही है। पेरागुड़ी देखेंगे, पेरागुड़ी जो होता आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुआ, ये भी तो सही है। जौगढ़ मध्य प्रदेश में गलत है, जौगढ़ मध्य प्रदेश में ये गलत है। जौगढ़ शिलालेख जो होता है गंजाम जिले में स्थित है, उड़ीसा में प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये कहाँ? उड़ीसा में प्राप्त हुआ है। कालसी कर्नाटक में, ये भी गलत है। ठीक है, कालसी जो होता है कर्नाटक में है, ये भी जो होता गलत है। हमने आपको बताया था उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है कालसी, उत्तराखंड के देहरादून जिले में। ना तो 3 सही है, ना तो 4 सही है, इसका मतलब हो जाएगा 1 और 2 सही है।
अब ऑप्शन ढूंढने पड़ते हैं, 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब थोड़ी सी व्याख्या एनसीईआरटी के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का जो 6 खोल के पढ़िएगा आप। धौली शिलालेख उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में स्थित है। ये ब्राह्मी लिपि में अर्थात धम्म लिपि में लिखा गया है। इसे 1837 ईस्वी में खोजा गया था। कब? 1837 ईस्वी में खोजा गया था। एरगुंडी शिलालेख आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित है। नोट करेंगे, एरगुंडी शिलालेख कहाँ? आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित है। ये ब्राह्मी में लिखा गया है। इसकी खोज 1916 में हुई थी। नोट करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है, नोट करते रहिए। आप देखेंगे जौगढ़ शिलालेख उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। जौगढ़ कहाँ? उड़ीसा के गंजाम जिले में। यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। इसकी खोज 1850 में हुई थी। कालशील शिलालेख उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। इसे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। इसकी खोज 1837 में हुई थी। सारे के सारे देखेंगे कौन सी लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में, सारे ब्राह्मी। और वैसे भी हम आपको बता दें, अशोक ब्राह्मी लिपि या प्राकृतिक लिपि में ही लिखा जाता था। जितने भी अशोक के स्तंभ देखेंगे, हमने बताया ब्राह्मी। और बार बार क्वेश्चन अगर लिपिया पूछता तो लिपिया गलत मत करिएगा। ब्राह्मी या प्रकृति देता है, जो भी देता हो उसे जो होता है रखिएगा आप, ठीक है, ब्राह्मी या प्रकृति का। अब थोड़ा से देखेंगे इसमें, अब इसके बारे में थोड़ा से पढ़िएगा आप। देखेंगे अगर एनसीईआरटी पढ़े हैं तो आंसर लगा ले जाएंगे, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो आंसर में थोड़ी सी दिक्कत होगी। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था? और हमने आपको बताया, अभी अभी हमने बताया था, अभी पढ़े भी हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महामहिम मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपित संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये किसने कहा था? अभी हमने बताया कि सारी चीज़ें बताने वाले अशोक थे। कौन थे? अशोक महान, ठीक है। अब एनसीईआरटी बुक में अशोक की प्रजा के अपने संदेश कुछ लिखा गया है। अशोक के संदेश, अब एनसीईआरटी बुक खोलिएगा तो ये अशोक के वहाँ मिलेगा। एनसीईआरटी किताब निकालिएगा कक्षा 6 का, वहाँ मिलेगा। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश वहाँ छपा हुआ है, जहाँ पर जो होता अशोक के संदेशों को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा संदेश को, अशोक के संदेशों को आप पढ़िएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। हम कृष्णदेव राय के बारे में कुछ बता दे रहे हैं, अशोक में कृष्णदेव राय के बारे में कुछ बता दे रहे हैं, ठीक है, इस संदेश के बारे में। फिर जो होता है अध्याय 8 कल पढ़ाएंगे। अध्याय 8 नहीं बल्कि अध्याय 8 ही चलेगा। अभी कक्षा 6 का ही एनसीईआरटी चलेगा। हमारा अतीत याद रखिएगा, हमारे अतीत से क्वेश्चन। और यहाँ पर जो होता है, हमने बताया पूरे एनसीईआरटी जब हम पढ़ लेंगे तो आप देखिएगा कोई भी क्वेश्चन 60 से 70 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। पूरे पीसीएस का एग्जाम, चाहे आरओ का दीजिए चाहे आईएएस का एग्जाम दीजिए, सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। 70 से आईएएस क्वेश्चन की गारंटी रहेगी, ठीक है। तो पहले थोड़ा से हम कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ते हैं। कृष्णदेव राय जो होता है 1509 से लेकर 29 तक। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। कृष्णदेव राय नोट करेंगे कि यहाँ पर विजयनगर के सबसे महान शासक थे। रायचूर जो था विजयनगर साम्राज्य में मिलाया गया था। 1520 ईस्वी में बेपुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह रायचूर के परास्त हुए थे, ठीक है। इस विजय में जो होता है, नोट करेंगे, इस विजय में क्रिस्टेराओ डियो फिगरेडो के नेतृत्व में आई पुर्तगाली सैनिक की टुकड़ी भी योगदान रहा, ठीक है, क्या रहे? योगदान रहा। विद्रोहियों का 1513 में जो था उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव और से उदयगिरी को जीत लिया, ठीक है। उदयगिरी से रुद्रदेव से उदयगिरी जो था जीत लिया। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में जामवंती कल्याणम, उषा परिणम, मालदशा चरित नामक पुस्तकों की रचना की। उषा पर नाटक जो होता है, उषा अनिरुद्ध विवाह का वर्णन मिलता है, ठीक है। उषा और अनिरुद्ध के विवाहों का वर्णन इसमें मिलता है, पढ़ लीजिएगा तो मिलेगा आपको, ठीक है। वारंगल राज्य समुद्र कोडपल्ली या कहा कोंडावी जीत करके अपने राज्य क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। प्रताप रुद्रदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय से किया था। किससे किया था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ आयुक्त माल्यद की रचना की। कृष्णदेव राय के गुतिक विचारों और प्रशासनिक नीतियों और विवेचन है। इस ग्रंथ में विष्णु के अवतार, रंगनायक, अलवार महिला संत अंडाल के विवाह का वर्णन मिलता है। संत अंडाल के विवाह का वर्णन मिलता है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखेंगे,
ये पर कृष्णदेवराय के बारे में जो था कवियों के नाम थोड़ा देख लीजिएगा, कवि के नाम देख लीजिएगा। अष्टदिग्गज कवि कौन थे थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा कवि में। नंदी, तिष्मन, भट्टमूर्ति, घरगट, मल्लन, रामचंद्र, जिज्ञन। तो ये आपका यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, यूपीएससी का। तो कृष्णदेवराय के बारे में थोड़ा दीजिए, ठीक है, वहाँ पर हाँ पढ़ लीजिएगा कृष्णदेवराय के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी में तुर्की भाषा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबर जो था अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी में जो था तुर्की भाषा में लिखा, कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बनाया, ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक बताया था, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। समुद्रगुप्त के बारे में क्वेश्चन 2 लाइन पढ़ लीजिएगा। समुद्रगुप्त जो होता 350 से 375। समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। कृष्णदेव चरित्र के रचयिता समुद्रगुप्त था। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, नोट कर लीजिएगा। विसेंट स्मिथ जो होता था समुद्रगुप्त को जो था भारत का नेपोलियन कहा था, भारत का नेपोलियन कहा जाता। बौद्ध विद्वान वसुबंधु जो थे और अशोक समुद्रगुप्त के दरबार में थे। नोट करिएगा, बौद्ध विद्वान कौन थे, वसुबंधु और अशोक, ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। नोट कर लीजिएगा दोनों को, ठीक है। इसमें और 2 क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इसकी बीजों का से हर्षेल प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी जोता दिखाया गया था। तो कक्षा 7 ये अध्याय 7 का एनसीईआरटी खत्म हुआ। हम पढ़ेंगे कल, आज ही पढ़ेंगे 8, 9, 10 और 11, ये 4 चैप्टर बच रहे। 4 चैप्टर हैं हमारे अतीत में और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत मेहनत से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेगास्थनीज फायान के बारे में पूरी तरह से चर्चा हम करेंगे। तो वहाँ पर एनसीईआरटी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाएगी, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा पार्ट नंबर 2 हमारे अतीत का। थैंक यू।